नमस्कार, मैं जन्मदाता शिवम गौतम। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी पुस्तक विवाद मामले में एक बड़ी सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जो 3 एनसीईआरटी के अधिकारी थे या वो लोग थे जिन्हें कि उस चैप्टर को जो कि जुडिशरी पर लिखा गया था उसके लिए जिम्मेदार माना गया, उन तीनों को सख्त सजा सुना दी गई है। ये जो 3 लोग थे, मिशेल देनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार, ये उस कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने ये चैप्टर तैयार किया था। इस सुनवाई के दौरान जिस तरीके की टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत ने की हैं, अब उन टिप्पणियों के बाद उन तमाम लोगों को डरने की जरूरत है जिन्होंने इस मामले के दौरान, इस विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की हैं और उन टिप्पणियों में जुडिशरी के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ भी अभद्र कहा है, कुछ भी गलत कहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सांड को सींगों से पकड़ने में विश्वास रखता हूं और अगर ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने इन्हें मिस्चीफ मॉन्गर कहा, अगर ये विदेश में भी बैठे हुए हैं तो वो बचेंगे नहीं। इस पर सॉलिसिटर ने कहा कि न्यूटन का एक लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इट्स प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि इस पर जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, इडियटिक होता है। चूंकि लोगों के पास सस्ता इंटरनेट है, इसलिए वो कुछ भी किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं और इसकी वजह से ये जो मीडियम है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया को लेकर तमाम पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बातें कही जाती रही हैं। कपिल सिब्बल के द्वारा कई बार ऐसा कहा गया है कि हमको तो ये सोशल मीडिया वालों ने बुरी तरीके से परेशान कर रखा है, हमारा जीना दुहाल हो गया है। तमाम तरीके की बातें होती रही हैं, लेकिन इस मामले में अब जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है, खासकर चीफ जस्टिस की तरफ से आई है, उसके बाद तो लोगों को संभलने की जरूरत है। जो लोग गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको तो बिल्कुल ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस तरीके की साइट्स कौन कौन सी हैं, कहां किस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या कहा गया है, उसका पता केंद्र सरकार लगाए और हमें वो सारी डिटेल उपलब्ध कराई जाए, जिसके बाद हम इन सब लोगों को सजा दे सकें। सवाल तो ये भी है कि अगर इन लोगों की संख्या लाखों में होती है तो फिर क्या होगा? क्या लाखों लोगों को सजा दी जाएगी? साथ में अब सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन भी बनानी पड़ेगी कि उस गाइडलाइन के अनुसार लोगों को ये बताया जाए कि ये कहना या इस तरीके की टिप्पणियां करना आपराधिक है और इतनी लिमिट में रहना ये अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि पिछली सुनवाई में भी 26 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी और अभी जब 11 तारीख को सुनवाई हुई, दोनों बार जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हम स्वस्थ आलोचना का विरोध नहीं करते हैं, उस पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिमिट के बाहर अगर कुछ भी होगा तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो एक लिमिट की बात है, ये इसके लिए अब गाइडलाइंस हो सकता है, आने वाले समय में गाइडलाइंस आए या फिर इसका अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालांकि हम तो बार बार अपने व्यूअर्स से ये कहते रहे हैं कि आप कुछ भी अगर टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी कीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए। हिंदी हमारी इतनी समृद्ध भाषा है कि आप बिना कुछ गलत कहे भी अपनी बात साफ साफ कह सकते हैं और अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी तमाम मामलों में यह कह चुका है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। नागरिकों का जो अभिव्यक्ति या अपनी बात कहने का अधिकार है उसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स। पर इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां तो संविधान में भी हैं।
हालांकि कई बार जब इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों पर बड़ी नरमी दिखाने की भी अपना काम कर चुका है, चाहे राहुल गांधी हो, नेहा सिंह राठौर टाइप के लोग हों, कुणाल कामरा टाइप के, इस टाइप के जो मस्खरे हैं, उनके मामलों में ये देखने को मिलता है कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना के जनरल, भारतीय सेना, तमाम ऐसे लोगों पर छींटाकशी करने वाले लोग बड़ी आसानी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ लेकर बच जाते हैं। अभी रिसेंटली नेहा सिंह राठौर को प्रधानमंत्री और सेना के ऊपर सवाल उठाने वाले मामले में अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जुडिशरी पे लोगों ने कुछ कहा है, उस पर जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वही शक्ति अगर सभी मामलों में देखने को मिले तो निश्चित तौर पर जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन सबके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और ये लगनी भी चाहिए। ये जो एक प्रक्रिया है या जो एक गाइडलाइन की बात जैसी इशारा किया गया है, ये सभी क्षेत्रों में लागू होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ कानून पहले से है, बहुत से लोग कहते हैं कि कानून होना चाहिए झूठ बोलने के खिलाफ। कानून तो पहले से कई सारे हैं कि कोई भी व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर अफवाह फैलाकर किसी को बदनाम नहीं कर सकता है, किसी पर झूठे आरोप लगाकर उसको, उसकी छवि को खराब नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन प्रावधानों के होते हुए भी लोगों को ऐसे मामलों में सजा नहीं मिल पाती है। कई मामले जो राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने के होते हैं, उनको बदनाम करने के होते हैं, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणी कर चुका है कि राजनीतिक लोगों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, वो सार्वजनिक जीवन में है तो उन्हें कुछ बातें सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति भी जिस तरीके की बातें कर देते हैं उसको लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं, पर सजा आज तक किसी को नहीं मिल पाई है। जैसा एनसीईआरटी मामले में होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ही अगर जो बाकी लोग हैं जिनके ऊपर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तथ्य भी सामने आते हैं, और अगर उन्हें इसी तरीके से सख्त सजा दी जाए तो निश्चित ही जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बदनाम करके उनकी जिंदगी पर खतरा उत्पन्न करने का काम करते हैं, या फिर किसी एक पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ ही वो जहर उगलने का काम करते हैं, वो ऐसा करने से डरेंगे। जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन के बारे में कहा था, उसने कह दिया सनातन तो डेंगू है, सनातन तो कोरोना जैसा वायरस है और इसे खत्म करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस हिसाब से अपराध की श्रेणी में नहीं लिया था, जबकि मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस एस श्रीमती ने इसको साफ तौर पर हेट स्पीच माना था और उन्होंने सवाल उठाया था कि तमिलनाडु सरकार ने या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति ने उस उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस क्यों नहीं अभी तक दर्ज कराया, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। इसी तरीके से तमाम मध्य प्रदेश में कई ऐसे जातिवादी नेता हैं, वो कभी भगवान राम पर सवाल उठाते हैं, भगवान कृष्ण पर सवाल उठाते हैं, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हैं और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाकर बच जाते हैं। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नाम था भूपेश बघेल, और उनके पिताजी भगवान राम को गाली देते थे, भगवान राम के पिता दशरथ पर सवाल उठाते थे, तमाम तरीके की अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते थे। लेकिन आपने कभी नहीं सुना हुआ कि भूपेश बघेल के पिता के ऊपर कहीं एफआईआर दर्ज हुई हो। ऐसी ही बातें और भी पार्टियों के बड़े बड़े नेता करते रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य के तो तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। इन सब लोगों के ऊपर भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है कि अगर वो ऐसा बोलते हैं, किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाते हैं, एक करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे ध्यान देगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में एक बड़ा अजीब सा वाकया देखने को मिला है कि जिन 3 लोगों को सजा दी गई है, उन 3 लोगों की तरफ से कोई भी ना तो वकील अदालत में 2 बार देखने को मिला, ना ही उन
तीनों ही व्यक्ति को अदालत में अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो अदालत है वही जानती है। वैसे हमारे यहाँ ये परंपरा रही है नेचुरल जस्टिस के तहत कि जो भी व्यक्ति अपराधी बनाया जाता है, जिसके ऊपर आरोप होते हैं, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। उसके पास अगर पैसा नहीं होता है तो अदालत की तरफ से उसको लीगल जो हेल्प है वो प्रोवाइड कराई जाती है, उसकी पसंद का वकील उसको दिलाया जाता है। आपने देखा होगा कसाब के मामले में भी ये हुआ था कि कसाब को लोगों ने, सब लोगों ने, उनमें जजेस भी शामिल थे, वकील भी शामिल थे, उसको गोलियां चलाते हुए देखा था। वो आतंकवादी के तौर पर पाकिस्तान से आया था। उसके बावजूद हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ से वकीलों ने उसका पक्ष रखने की कोशिश की थी, उसे बचाने की कोशिश की थी। इसे नेचुरल जस्टिस के तहत अलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक उन तीनों व्यक्तियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। हो सकता है आगे जब इस पर फिर से सुनवाई हो तो उन तीनों व्यक्तियों को बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया तो क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या है। क्योंकि अभी तक इस मामले में यह मान लिया गया है कि उनकी मंशा गलत थी और वो जुडिशरी को बदनाम करना चाहते थे। जो युवा छात्र होते हैं 8वीं क्लास के छात्रों के मन में वो जुडिशरी के प्रति एक गलत सोच भर देना चाहते थे। इसी आधार पर उनको सजा दी गई है। जिस तरीके से इस मामले में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो अभूतपूर्व हैं और उनको सब लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है और उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि अब जुडिशरी के बारे में कुछ भी कहने से पहले, कोई भी बात रखने से पहले उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि अगर वो जुडिशरी के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, आप राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग 29 तारीख को दिल्ली के हमारे मीटिंग में आना चाहते हैं वो अपना टिप्पणी कर दें, ईमेल कर दें हमें। और जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका हम डिटेल बार बार आपको दे रहे हैं। आप भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।